पड़ा, पर मेरे ख्याल से वो इंतजार बहुत फिट था, मुझे लग रहा है। माफ किया, चलो थैंक यू। ट्रेलर के बाद आपके मन में आए होंगे या टीजर के बाद आपके मन में आए होंगे, तो शुरू करते हैं नदी। मतलब बाकी लोग के लिए पैसे नहीं थे या फिर क्या सीन था? यही इतने लोगों का रोजगार आपने छीना। संदीप सिंह मेरे पास ये मूवी लेके आए थे एज एन एक्टर, और धीरे धीरे ऐसा इत्तेफाक होता गया। शायद सावरकर जी की उनकी खुद की आत्मा मुझे बोल रही थी कि और काम कर, इस पे और काम कर, और काम कर। तो 2 साल से मैंने सिर्फ इस फिल्म पे और सावरकर जी की एक छवि और उनके बारे में जो उटपटांग बातें लोग बोलते हैं जी, उसको एक सच्चाई के तौर पे पेश करने में मैंने बहुत मेहनत लगाई है। मैं तो अपने शॉट लेने ही भूल जाता था। मैं डायरेक्ट जब कर रहा था तो बाकियों के शॉट लेके चलो लेट्स मूव ऑन, फिर बोलते सर आपका तो शॉट लिया ही नहीं। आई सेड शिट, अभी मेरा भी लेना पड़ेगा। But it was tough, but it was fun. परफेक्ट। पहला सवाल यही है सबके मन में, वाई सावरकर? मैं सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, व्हाई नॉट सावरकर? व्हाई नॉट सावरकर? सावरकर जी एक ऐसी शख्सियत है जिनके पता नहीं क्यों इतने सालों बाद, आजादी के इतने सालों बाद, मैं एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, मुझे ही ये पिक्चर क्यों बनानी पड़ी, किसी ने पहले क्यों नहीं बनाई, ये बहुत बड़ा सवाल है। उनकी अभी 1980 के दशक में गांधी जी के ऊपर पिक्चर बनी थी, रिचर्ड एटनबरो ने बनाई थी। सरदार पटेल जी के ऊपर 2 पिक्चरें बन चुकी हैं। मैं खुद रंगरसिया कर चुका हूं, सरबजीत कर चुका हूं, चार्ल्स सोबराज प्ले कर चुका हूं। पर जब सावरकर जी की फिल्म के बारे में बात आती है तो लोग पूछते हैं क्यों? इससे बड़ा सवाल, इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या हो सकती है? फिल्में एक ऐसे जरिया होती है जिससे लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, और कुछ शक्तियां थीं आजादी से पहले अंग्रेज और आजादी के बाद, कुछ और शक्तियां थीं जिन्होंने उनकी कहानी, उनका बलिदान, उनका त्याग, उनका कंट्रीब्यूशन बाहर उभर के नहीं आने दिया। पर समय आ गया है सबको बताने का, सबको दिखाने का कि सावरकर जी का इन्फ्लुएंस, उनका कंट्रीब्यूशन, उनका महत्व इस देश के लिए क्या है। इसी से जुड़ा एक सवाल आएगा कि सावरकर क्या? सावरकर वीर थे, ब्रेव थे। सावरकर जी कावर्ड नहीं थे, कायर नहीं थे। यही मैंने जब मैंने एज ए बतौर एक्टर उनके बारे में स्टडी किया तो साम दाम दंड भेद लगाने वाले एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल जायंट थे, जिन्होंने हजारों कविताएं, नाटक, कविताएं उन्होंने जेल में रह के लिखी। वो दीवारों पे कविताएं लिखते थे और उसको याद कर लेते थे, और वो वेट करते थे कि कब कोई गलती हो जाए और जेलर आके दीवारों को फिर पेंट से पोत दे ताकि मेरे लिए स्लेट क्लीन हो जाए और मैं और कहानियां और कविताएं लिख। सागरा प्राण तड़मड़ना। सबसे चैलेंजिंग क्या था फिल्म के दौरान, पूरी जर्नी, शूटिंग के दौरान, रिसर्च के दौरान? सबसे चैलेंजिंग कौन सा एक ऐसा मोमेंट था या पार्ट था आपके लिए वीर सावरकर के? पहले तो जब मैंने सावरकर जी के बारे में पढ़ना शुरू किया तो मैंने ज्यादातर अंग्रेजी की किताबें निकाली, स्वतंत्रता संग्राम की किताबें निकाली, और मैं बहुत अचंभित रहा कि हर एक किताब में सशस्त्र क्रांति को सिर्फ एक पैराग्राफ में लिख के कि ये लोग थे, इन्होंने भी किया, पर कुछ हुआ नहीं, वो ऐसे ब्रश्ड अंडर द कारपेट होगा। मैं खुद भी स्कूल में जब पढ़ता था तो हमने सावरकर जी के बारे में नहीं पढ़ा, हमको नहीं पढ़ाया गया था। हमें काला पानी के बारे में नहीं पढ़ाया गया था। हमें बहुत सारी चीजें थी जो नहीं पढ़ाई गई थी, और हमें यही बताया गया था कि कुछ 2-3 लोगों ने ही आजादी ले ली, बाकी तो सब पता नहीं क्या हो गया। तो ये बहुत मुश्किल था। फिर उनके बारे में जब मैं पढ़ने लगा तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि ये उनके बारे में हमको क्यों नहीं पढ़ाया गया।
क्यों नहीं बताया गया। और मैं अचंभित रह गया कि इतना कुछ उन्होंने किया और इतनी मूवमेंट्स चली थी कि हमें सिर्फ एक ही डोर से बांध दिया कि भारत को आजादी अहिंसा से ही मिली है। अरे भाई, अहिंसा से कुछ नहीं मिलता है। इनके बारे में, वीर सावरकर के बारे में जब भी चर्चा होती है तो उससे कंट्रोवर्सी जुड़ी होती है और उनसे उनकी आइडियोलॉजी को जोड़ के देखा जाता है। सो हाउ डिड यू प्रिपेयर योरसेल्फ? जी बिल्कुल करता हूं। उनके सवाल क्या था एग्जैक्टली आपका यार? कि जब आप प्रिपेयर कर रहे थे खुद को इस किरदार के लिए, इस रोल के लिए, तो आपको ये अंदाजा था कि कंट्रोवर्सी? मुझे ये अंदाजा था। बहुत लोगों ने मुझे ये भी कहा कि ये पिक्चर मत करो। मेरे शुभचिंतक थे, तो मैं भी थोड़ा सावरकर जी जैसा ही हूं, अड़ गए तो अड़ गए। तो बहुत इसमें हुआ ही। पहले तो रिसर्च मटेरियल नहीं था। सावरकर जी की बहुत सारी उनके अपने लेख और उनके ऊपर जो लेख थे वो मराठी में थे, जो कि पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए। मैंने कोशिश बहुत की। फिर मैंने बहुत सारी अंग्रेजी हिंदी की किताबें पढ़ी, आर्टिकल्स पढ़े, ये पढ़े। तो मुझे बहुत डीप रिसर्च करना पड़ा। वो ऊपर से मुझे नहीं मिला जो आप विकिपीडिया पेज पे जाके एकदम से देख लेते हैं, वो सब नहीं था। वो क्यों नहीं था? वो काफी अब ठीक हो रहा है। काफी सारी उनके ऊपर किताबें आ रही हैं। मैं तो एयरपोर्ट पे अक्सर आजकल देखने लगा हूं कि सावरकर जी की किताबें वहां पे मिलने लगी हैं। तो देश बदल रहा है और देश की सोच बदल रही है और हम अपने भूले हुए हीरोज को एक्नॉलेज कर रहे हैं। ये बहुत बढ़िया बात है। फ्रीडम स्ट्रगल को लेकर कोई नया पर्सपेक्टिव खुला? कोई ऐसी चीज जो आपने रिसर्च के दौरान देखी, जो आपने अभी जानी हो कि ये अच्छा स्वतंत्रता संग्राम में ये भी हुआ था, उसके बारे में अगर आप कुछ शेयर करना चाहें? ऐसी बहुत सी चीजें थी। सबसे बड़ी चीज तो मुझे पता चली कि 1946 में 1946 में बॉम्बे डॉक पे बगावत हुई थी। रॉयल इंडियन एयरफोर्स, रॉयल इंडियन नेवी, बॉम्बे पुलिस ने म्यूटनी की थी और 20,000 पर्सनल उस म्यूटनी में शामिल थे। और तब जाके अंग्रेजों ने ये माना था, ये क्लेमेंट एटली जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त इंग्लैंड के, उन्होंने अपनी स्पीच में भी कहा था कि नाउ दे आर एन आर्म्ड नेशन, वी कैनॉट एंगेज देम इन टॉक्स एनी मोर बिकॉज ऑफ द थ्रेट ऑफ द आजाद हिंद फौज। और जितने भी लोग हमारे जो शस्त्र की शिक्षा लेके फौज से जो वापस आ रहे थे, वो सब अंग्रेजों का राज मानने को तैयार नहीं थे। तो अंग्रेजों को के कॉफिन में लास्ट मेल 1946 की वो बॉम्बे डॉक म्यूटनी थी, जिसके बारे में मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था। किसी ने पढ़ा था क्या? 1946 में बॉम्बे डॉक में बगावत हुई थी, किसी को पता है? मुझे भी नहीं पता था। ऐसी बहुत सी चीजें निकल के आई और ये सिद्ध हो मेरे लिए ये सिद्ध हो गया कि भारत को आजादी सिर्फ अहिंसा से नहीं मिली थी। अहिंसा का भी योगदान था, गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था। उसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहे, ना हम फिल्म में कर रहे हैं और ना ही हम यहाँ कर रहे हैं। पर सावरकर जी का जो योगदान था वो क्या था, उसको हमने थोड़ा और डिटेल में दिखाया। थैंक यू रणदीप, थैंक यू वेरी मच। मैं स्टेज पे फिल्म के प्लीज वेरी मच। और आप लोग साथ में एक ही फ्लाइट में आएंगे? नहीं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। अगर हम पहले आगे होते तो हम पहले बात कर लेते इस तरह। थैंक यू एंड वेलकम। और एक बार फिल्म प्रोड्यूस करने के पीछे क्या थॉट था संदीप, अगर आप आंसर करना चाहें? क्या मेन कारण था, पहला वो उसकी क्या सोच थी फिल्म को प्रोड्यूस करने के पीछे? नहीं, जब मैंने सोचा कि फिल्में बनानी है तभी मैंने सोच लिया था। इसलिए मेरी कंपनी का नाम लेजेंड स्टूडियो है और वो यही फिल्में बनाएगी और बनाती रही है जो लेजेंडरी फिगर्स हैं। तो चाहे इसके पहले वो अलीगढ़ हो या सरबजीत हो या झुंड हो या पीएम मोदी हो या अटल जी अगर फिल्म हो या सफेद हो और अब सावरकर। और सावरकर 2018 से मैं सोच रहा था, पर जिससे भी मैं पूछता था कि मुझे ये फिल्म बनानी है तो वो लोग बोलते थे बेटा मरोगे तुम, कोई साथ नहीं देगा। और ये बात सच थी कि 2018 से लेके 2021 तक ना मुझे फाइनेंसर मिलते थे, ना स्टूडियो,
लिखने के लिए भी लोग तैयार नहीं होते थे ये फिल्म, क्योंकि लोगों के अंदर एक भय था और वो परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया है माइंड में सावरकर जी के बारे में, जो कि बिल्कुल गलत था और गलत रहेगा। और अब शायद इस फिल्म के जरिए काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो 2021 में मुझे याद है वो दिन बहुत ही स्पेशल दिन है, 15 अगस्त का दिन था जब मैंने रणदीप हुडा को मैसेज भेजा। और 16 अगस्त से मेरे पास जो चीजें सावरकर जी के बारे में हमें नहीं पता थी वो रणदीप ने भेजना शुरू कर दिया था। और उसी जरिए फिर रणदीप ने लिखना भी शुरू किया फिल्म को, उसके बाद डायरेक्शन भी किया, उसके बाद सब कुछ किया। मतलब रणदीप यहाँ पे ऐसे बैठे हैं, नॉर्मल लग रहे हैं, लेकिन रणदीप दिन भर अब एक ब्लैक स्टूडियो में बैठे थे, कभी डीआई में, कभी साउंड में, कभी बैकग्राउंड में, कभी डबिंग में। बट एक बात मैं आज कहना चाहूंगा कि बॉलीवुड का कोई भी एक्टर ये रोल कभी नहीं करता, हिम्मत ही नहीं होती। तो ये फिल्म बनने का सबसे बड़ा कारण ही रणदीप हुडा है, क्योंकि रणदीप हुडा ने जब हाँ कहा तब हमें पहला पैसा मिलना शुरू हुआ और ये फिल्म बनी। सो थैंक यू रणदीप, थैंक यू फॉर ओके, आपसे मैं पूछना चाहूंगा योगेश कि आपके हिसाब से फिल्म क्या है? एक तो ये है कि बहुत सारी चीजें क्लियर होगी वीर सावरकर के बारे में, उसके अलावा भी कई सारी चीजें होगी। कोई एक पॉइंट अगर आप शेयर करना चाहें। ये यूथ को इंस्पिरेशन करने का काम करेगी। समय बड़ी बात ये है, जब हम छोटे थे हमने देखा था कि दीवारों पे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बहुत बड़े क्रांतिकारियों के फोटो होते थे। बट आज के टाइम में वो चीजें कम हो गई हैं। और आज के टाइम में जब इस सावरकर जी की मूवी आएगी तो लोग थिएटर में जाएंगे। उनमें लास्ट मूवी जो मैंने देखी थी लेजेंड ऑफ भगत सिंह थी या मणिकर्णिका थी, फ्रीडम फाइटर पे, उसके बाद कोई मूवी नहीं आई। तो ये 20 साल बाद या 7-8 साल बाद कोई फ्रीडम फाइटर पे मूवी आ रही है तो ये बहुत बड़ी बात है और ये एक बड़ा अचीवमेंट है। और मेरा एक पर्सनल कनेक्शन है इस मूवी के साथ। मेरे दादाजी ग्रेट ग्रैंडफादर वाज ए फ्रीडम फाइटर, तो उन्होंने काफी बार वो जेल में गए हैं ड्यूरिंग द स्ट्रगल, इस फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे। जब रणदीप भाई ने मेरे को कहा कि भाई हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कि भाई स्टोरी सुनोगे? मैंने कहा नहीं। बोला क्यों? मैंने कहा अगर मैं सुनूंगा तो भी आप चेंज नहीं करोगे तो उन्होंने बोला कि ब्लाइंड खेलोगे? मैंने कहा हाँ जी ब्लाइंड खेलेंगे। मुझे आपकी आर्ट पे, आपकी क्राफ्ट पे, आपके पैशन पे और उस चीज पे भरोसा है। और मैं नया हूं इस इंडस्ट्री में, तो मैं रणदीप भाई को गाइड नहीं कर सकता है, बल्कि इनका ज्यादा एक्सपीरियंस है, ज्यादा तजुर्बा है। तो मेरी बैट रणदीप हुडा को। थैंक यू वेरी मच। संदीप, फिल्मों में हमने इनका पोटेंशियल देखा हुआ है और लोगों ने, है ना, और उसके तो कायल ही लोग, पर इस फिल्म में इमोशनली मैंने देखा नहीं। आई थिंक जो रणदीप की बहन जो यहाँ मौजूद है, अंजलि जी, हम सब ने महसूस किया है, क्योंकि रणदीप ने खाना बंद कर दिया था। तो उसके बाद सब लोग रणदीप से डरने लगे, क्योंकि खाना पीना बंद था और जो भी सवाल या कुछ भी होता था तो रणदीप हैड बिकम, एक्चुअली अभी भी वो सावरकर जैसे ही हैं। तो सब लोग थोड़ा सा डर के ही सवाल पूछते थे। इनफैक्ट जो अंकुर बैठा है यहाँ पे, मृणाल बैठा है, ये सब एक डर के सवाल पूछते थे। लेकिन जब सवाल पूछते थे तो इतना डिटेल में जवाब आता था कि जो इंसान खुद का कैरेक्टर प्ले कर रहा है वो दूसरे के कैरेक्टर्स को भी समझ जाता था, पूरी फिल्म देख लेता था। और एक ही दिन में, ट्रस्ट मी ऑन दिस व्हेन आई से दिस, इतना, मैंने इतनी सारी फिल्में बनाई है पर इतना डेडिकेशन दिख नहीं सकता किसी और एक्टर का। क्योंकि हाँ, बाकी लोग मार्केटिंग अच्छी कर देते हैं, रणदीप को ज्यादा मीडिया से बात करना या मार्केटिंग करना पसंद नहीं है, हमें आज भी कन्विंस करना पड़ता है। पर ये फिल्म के लिए मुझे पता नहीं, मतलब वो बहुत लंबी चौड़ी बात है, पर आई थिंक उनके परिवार वाले भी दे हैव गॉन थ्रू अ लॉट बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ। एंड मुझे लगता कोई और ये कर सकता था, और वो रणदीप ही एक्सप्लेन करे तो बेहतर है कि रणदीप डाइट क्या थे, वो क्या क्या खाते थे, क्या खाते थे? नहीं, मेरी सिस्टर अंजलि हुडा जो कि इसमें मैडम का नाम प्ले कर रही है, उसका एक्टिंग डेब्यू है। तो मैं पहले भी जब मैंने 2 लफ्जों के लिए बहुत ज्यादा मसल पुट ऑन किया था या सरबजीत के लिए वेट लॉस किया था, तो शी इज अ इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर एंड शी लुक्स आफ्टर माय हेल्थ अ लॉट।
और इसमें मैं बीच में मेरी टांग भी टूट गई थी, तो बीच में वेट गेन दोबारा हो गया था, तो उसको दोबारा लूज करना और विद इन डेज उसमें डिफरेंस लाना, वो बहुत अंजलि ने मुझे बहुत हेल्प किया। बट वो एक हिस्सा होता है फिजिकल, जो कि आप एक रूटीन में बन के आप करने लग जाते हैं। और उससे ज्यादा सावरकर जी को समझना, सावरकर जी की सोच को समझना, उनको पढ़ना, उनके बारे में पढ़ना, उनके आसपास के जो लोगों की कहानियां थी वो सुनना, तो उनका जो एसेंस था, उनकी जो थॉट प्रोसेस थी, और वो समझना बहुत बहुत मेरे लिए अनिवार्य था, क्योंकि मैं डायरेक्ट भी कर रहा था। और उनको समझना कॉम्प्लिकेटेड भी है और बहुत सिंपल भी है। तो इट वॉज थिंग, बिकॉज जैसे अगर उनकी हिंदुत्व की बात की जाए तो उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी कि हमारी हिंदुस्तान की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होनी चाहिए स्वतंत्रता के अगेंस्ट उस वक्त, जिसका नाम उन्होंने दिया था हिंदुत्व, जिसमें उन्होंने बोला था कि किसी को हिंदुत्व शुरू में इतना समझ में नहीं आया तो उन्हें समझाना पड़ा कि हिंदू कौन है। तो सिंधु नदी से सिंधु सागर तक, इसमें विशाल देश में जो भी लोग रहते हैं, जो इसको अपनी पितृभूमि मतलब अपने पूर्वजों की जमीन मानते हैं, मातृभूमि मतलब यहाँ की संस्कृति, त्योहार, खान पान, वेशभूषा को अपना मानते हैं, वो हिंदू है। जो हिंद से प्यार करे वो हिंदू है।